हेलो स्टूडेंट्स, आईवी टेक्निकल क्लासेस के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग मेजरमेंट के अंदर यूनिट 5 और यूनिट 4, 5 और 6, ठीक है, यूनिट 4 और 5 और 6 आपका जो टोटल 6 थर्ड सेमिस्टर के अंदर मेजरमेंट पढ़ना है। तो इससे पहले वाले वीडियो के अंदर 1, 2, 3 बात किया था और आज हम लोग 4, 5 और 6 से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो यूनिट 4 जो है उसके अंदर हम लोगों को मेजरमेंट करना है एनर्जी का, यानी हम लोगों को इस यूनिट के अंदर एनर्जी मीटर का वर्किंग और उससे रिलेटेड जो टॉपिक है उसको कवर करना है। तो पहला क्वेश्चन जो हमने लिया है वो क्या है, एक्सप्लेन द सिंगल फेज इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है कि एनर्जी मीटर जो कि सिंगल फेज एनर्जी मीटर और किस टाइप का, इंडक्शन टाइप का। नॉर्मल आपका दो टाइप का होता है, एक इलेक्ट्रिकल है जो कि इंडक्शन प्रिंसिपल पर काम करता है और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर भी होता है जो कि आजकल यूज़ किया जा रहा है, डिजिटल एनर्जी मीटर। लेकिन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोगों को जो पढ़ना है वो इंडक्शन सिंगल फेज इंडक्शन एनर्जी मीटर। इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, उसको भी नेक्स्ट क्वेश्चन में लिया हमने। तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, सिंगल फेज इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर, इसका कंस्ट्रक्शन, इसका वर्किंग, इसका फेजर डायग्राम, इसका टॉर्क इक्वेशन, ये सारा चीज इंपॉर्टेंट है। तो इसको बहुत अच्छे से कवर कीजिएगा आप, सिंगल फेज इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर। अगर ये आपको समझ में आ गया अच्छे से तो सेम इसी के पैटर्न पर, यानी सिर्फ अंतर क्या होगा कि वहां पर 3 फेज के अंदर दो मैग्नेट होगा, अपर मैग्नेट लोअर, फिर अपर मैग्नेट लोअर मैग्नेट, बाकी सारा चीज आपका लगभग सेम होगा, वर्किंग और आपका प्रिंसिपल सारा कंस्ट्रक्शन लगभग सेम है। तो ये आपको सिंगल फेज करना है और आपको टाइम मिले तो 3 फेज भी कवर कर लेना है। दूसरा क्वेश्चन जो हमने लिया है, कवर किया है, वो एक्सप्लेन द एरर एंड देयर कंपनसेशन। तो एनर्जी मीटर, जो एनर्जी मीटर है इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर, जिसके अंदर अपर मैग्नेट लोअर मैग्नेट रहता है, एक से सप्लाई यानी एक के अंदर प्रेशर कॉइल बंधा हुआ होता है और दूसरे के अंदर सीरीज कॉइल बंधा हुआ होता है और इन दोनों के बीच में एक डिस्क होता है जो कि रोटेट होता है। तो जब डिस्क रोटेट होता है तो यहाँ पर कुछ एरर आता है, जैसे आपका यहाँ पर फ्रिक्शन होगा, घर्षण होगा, तो वहाँ पर फ्रिक्शनल एरर कहलाएगा। इसके अलावा आपका नो लोड कंडीशन है, जब सप्लाई नहीं जा रहा है तब भी कुछ ना कुछ वोल्टेज कॉइल की वजह से टॉर्क डेवलप होगा और धीरे धीरे वो रोटेट करेगा, उसको क्रीपिंग कहा जाता है। तो इस प्रकार ओवरलोड के अंदर एरर होगा तो डिफरेंट एरर आ जाता है इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर के अंदर। तो उस एरर के बारे में चर्चा करना है और उस एरर को दूर करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा उसके बारे में चर्चा करना है। तो टॉपिक 2 यानी कि हम लोग दूसरा जो क्वेश्चन लिया, एक्सप्लेन द एरर एंड देयर कंपनसेशन है। तीसरा जो क्वेश्चन है वो आसान सा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कैलिब्रेशन ऑफ एनर्जी मीटर। तो कैलिब्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, किसी एक स्टैंडर्ड एनर्जी मीटर को लेते हैं और दूसरा एनर्जी मीटर वो होता है जिसको हम लोगों को यूज़ करना है या जिसको मार्केट के अंदर भेजना है। तो उस स्टैंडर्ड एनर्जी मीटर के द्वारा जो हमारा एक्चुअल एनर्जी मीटर है उसको क्या किया जाएगा, तुलना किया जाएगा, कंपेयर किया जाएगा कि हमारा जो टेस्ट यानी टेस्टिंग एनर्जी मीटर जिसको टेस्ट किया जा रहा है उस एनर्जी मीटर का रीडिंग कितना है और जो स्टैंडर्ड है वो कितना है। अगर पहला स्टैंडर्ड 100 किलोवाट आवर बता रहा है और ये आपका 80 बता रहा है, मतलब क्या है 20 किलोवाट का आवर ये एरर बता रहा है। तो स्टैंडर्ड से जब आपका जो टेस्ट एनर्जी मीटर है उसको तुलना किया जाता है, कंपेयर किया जाता है, उसी को कैलिब्रेशन कहा जाता है। तो ये भी आसान सा टॉपिक है, सिंपल सा डायग्राम है, इसको आपको कवर कर लेना है, एक्सप्लेन द कैलिब्रेशन। और एक छोटा सा और टॉपिक है, एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉनिक्स एनर्जी मीटर, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स एनर्जी मीटर के अंदर क्या क्या इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, एम्पलीफायर है और आपका कन्वर्टर है जो कि वोल्टेज के अंदर कन्वर्ट करता है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी के अंदर कन्वर्ट होता है, काउंटर लगा हुआ होता है, डिस्प्ले लगा हुआ होता है। तो वो सारा चीज़ का ब्लॉक डायग्राम आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो ये टोटल 4 क्वेश्चन हमने कवर किया है इसके अंदर एनर्जी मीटर के अंदर। और यहाँ पर जैसे सिंगल फेज इंडक्शन एनर्जी मीटर पढ़ा है, इसी प्रकार 3 फेज का भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो ये टोटल लगभग सारा टॉपिक ही आपका कवर हो जाएगा। आगे चलते हैं यूनिट 5 और 6 से। ये चैप्टर यानी पूरे मेजरमेंट के अंदर
ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है और इसके अंदर बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर बात किया जाए तो सारा जितना भी टॉपिक दिया हुआ है वो सारा का सारा ही इंपॉर्टेंट है। आप बोलिएगा सारा कैसे होगा, तो वास्तव में सारा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले साल का आप क्वेश्चन पेपर उठाकर देखिएगा तो सारा टॉपिक कभी ना कभी पूछा हुआ है, तो आपको भी पूछा जा सकता है। तो आप कोशिश कीजिएगा सारा टॉपिक कवर करने का, जो जो हम यहाँ पर लिखा है। तो देखने में ज़्यादा लग रहा है लेकिन सारा आसान, तो 5 और 6 मिलाकर हम लोग लिखा है, क्योंकि सिलेबस में अलग नहीं बल्कि वास्तव में मिला हुआ होना चाहिए कि 5th यूनिट जो है उसके अंदर मेजरमेंट ऑफ रेसिस्टेंस है। कौन सा, तो लो एंड मीडियम रेसिस्टेंस, और हाई रेसिस्टेंस को किस में दिया गया है, तो नेक्स्ट 6 यूनिट के अंदर दिया गया है, जहां पर हाई रेसिस्टेंस मेजर भी करना और साथ में अदर जितना मीटर है वो सारा आपका लास्ट चैप्टर यानी 6 चैप्टर के अंदर दिया गया। तो यहां पर 2 क्वेश्चन जो हमने लिया है वो 5th यूनिट से, बाकी सारा आपका 6 चैप्टर से। तो क्या क्या है, तो जैसा आपको बताया हमने, रेसिस्टेंस की अगर बात करें तो रेसिस्टेंस को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। एक लो रेसिस्टेंस होता है, मीडियम रेसिस्टेंस होता है और हाई रेसिस्टेंस होता है। यदि हमारा 1 ओम से कम है तो आपका लो रेसिस्टेंस है, 1 से 100 किलो ओम तक है तो आपका मीडियम रेसिस्टेंस, और 100 किलो ओम से जितना भी ज़्यादा हो जाए वो सारा हाई रेसिस्टेंस के अंदर आता है। तो हमारा लो रेसिस्टेंस को मेज़र करने के लिए हम लोग केल्विन डबल ब्रिज यूज़ करते हैं। इसके अलावा और भी अदर ब्रिज होता है जिसका यूज़ लो रेसिस्टेंस मेजरमेंट के अंदर किया जाता है, लेकिन वो सिलेबस में आपको नहीं दिया गया पढ़ना, तो उसका टेंशन आपको नहीं लेना है। केवल आपको केल्विन डबल ब्रिज पढ़ लेना है, जिसकी सहायता से हमको रेसिस्टेंस मेज़र करना है। तो आसान सा डायग्राम है केल्विन का और केल्विन ब्रिज का, और उसका आपको डेरिवेशन प्रैक्टिस कर लेना है। और सही पूछे तो आपको सिलेबस में जो है वो दिया गया है कि फेजर डायग्राम और डेरिवेशन नहीं है, सिर्फ सर्किट डायग्राम पढ़ना है, लेकिन फिर भी आप इसका केल्विन डबल ब्रिज का सर्किट डायग्राम और डेरिवेशन पढ़ लीजिएगा ताकि आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं हो। दूसरा जो क्वेश्चन हमने लिखा है, एक्सप्लेन द मेजरमेंट ऑफ रेसिस्टेंस बाय वोल्ट मीटर एमीटर मेथड। बहुत आसान मेथड होता है, यानी हम लोग क्या करते हैं, कोई भी सर्किट जहां पर हमको रेसिस्टर मेजर करना है उसके क्रॉस वोल्ट मीटर लगा देते हैं, एमीटर लगाते हैं, वोल्ट मीटर से वोल्टेज, एमीटर से करंट मिल जाएगा। तो आप रेसिस्टर की वैल्यू R = V/I से रेसिस्टेंस निकाल लीजिएगा। तो बहुत आसान सा मेथड होता है वोल्ट मीटर एमीटर के द्वारा रेसिस्टेंस निकालना। तो हम लोग इसका यूज मीडियम रेसिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए वोल्ट मीटर एमीटर मेथड का यूज करते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन आपका 5th यूनिट से हो गया और यही लगभग 2 ही टॉपिक उसमें दिया हुआ है। तो तीसरा टॉपिक आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है वो क्या है, एक्सप्लेन अबाउट द मेगर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको आगे भी इसका यूज आता रहेगा। क्योंकि जहां मेगर का यूज कहां किया जाएगा, तो मेगर का यूज हम लोग हाई रेसिस्टेंस में करते हैं। यह इश्यू को हम लोग हाई रेसिस्टेंस की जगह पर इंसुलेशन टेस्टर भी आपसे पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन अबाउट द इंसुलेशन टेस्टर। तो इंसुलेशन रेसिस्टेंस यानी हाई रेसिस्टेंस को मेजर करने के लिए, या जो भी इंसुलेटिंग मटेरियल है जैसे आपका रबर है, लकड़ी है, पोर्सिलिन है, उन सारे चीज़ का रेसिस्टेंस को मेज़र करने के लिए हम लोग जिस डिवाइस का यूज़ करते हैं उसी को मेगर कहा जाता है, या इसी का दूसरा नाम इंसुलेशन टेस्टर होता है। तो इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना हुआ है। 6th सेमेस्टर के अंदर एक सब्जेक्ट है टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन, उसके प्लेलिस्ट में आप जाइएगा तो उसके अंदर टॉपिक मिल जाएगा। हम कोशिश करेंगे, या याद दिला दीजिएगा कमेंट करके आप लोग, तो हम इस टॉपिक को आपके 3rd सेमेस्टर के अंदर प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे। तो ये मेगर को बहुत अच्छे से कवर कर लीजिएगा, सर्किट डायग्राम, वर्किंग, सारा चीज़। चौथा क्वेश्चन जो हमने लिया है, शेयरिंग ब्रिज एंड एडर्सन ब्रिज। ये 2 अलग अलग टॉपिक है, यानी हम लोग इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस को मेजर करने के लिए शेयरिंग और एंडरसन ब्रिज का यूज करते हैं। तो ये आपका जो हो गया डीसी मेजरमेंट से रिलेटेड। एसी के अंदर आपका इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस भी होता है। तो इंडक्टेंस कैपेसिटेंस को मेजर करने के लिए शेयरिंग ब्रिज और एंडरसन ब्रिज का यूज किया जाता है। तो इसका भी आप सर्किट डायग्राम और डेरिवेशन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और फेजर डायग्राम भी इसका होता है, लेकिन सिलेबस में आपको फेजर डायग्राम नहीं पढ़ना है, साफ साफ सिलेबस में लिखा हुआ है, नो डेरिवेशन नो फेजर डायग्राम। लेकिन फिर भी आप कम से कम डेरिवेशन इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है आपका, वो क्या है, एक्सप्लेन द CRO एंड CRT। बहुत इंपॉर्टेंट है, कैथोड रे ऑक्सिलोस्कोप एंड कैथोड रे ट्यूब। वास्तव में CRO ही आपका मेन टॉपिक है, इसी का एक भाग है CRT, कैथोड रे ट्यूब। तो अलग से भी केवल CRT भी पूछा जा सकता है, या आपका सिर्फ CRO भी पूछा जा सकता है, या दोनों भी पूछा जा सकता है।
तो आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। CRO कैथोड रे ऑसिलोस्कोप और दूसरा कैथोड रे ट्यूब, इसी का यूज़ करके हम लोग किसी भी करंट को, वोल्टेज को समय के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। यानी जो भी आप वेव फॉर्म देख रहे हैं, चाहे साइनोसोडल वेव फॉर्म हो या आपका DC का वेव फॉर्म हो, वो सारा वेव फॉर्म हमको जो मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है, तो इसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मिलता है, यानी CRO के द्वारा मिलता है। ठीक है, बल्कि इसका यूज़, CRO का यूज़ टेलीविज़न के अंदर भी किया जाता है। और आपने देखा होगा हार्ट बीट जो चल रहा है हॉस्पिटल के अंदर यूज़ होता है, वहाँ भी CRO, यानी बहुत सारा एप्लीकेशन इसका होता है। लेकिन हम लोग को अभी जो बात करना है वो करंट, वोल्टेज, पावर को मेज़र करने के लिए CRO का क्या रोल है, उसके द्वारा किस तरह से वेव फॉर्म ड्रॉ होता है, वो आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये 5वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने कंसीडर किया है वो एक्सप्लेन द अर्थ टेस्टर, जिस तरह से मेगर का यूज करके हम लोग किसी भी इंसुलेटिंग मटेरियल का रेसिस्टेंस मेजर करते हैं, इसी प्रकार अर्थ टेस्टर भी एक डिवाइस होता है जिससे अर्थ का रेसिस्टेंस मेजर, यानी जो भी आप अर्थिंग कर रहे हैं, जमीन के अंदर लोहा गाड़ा जाता है, अर्थ करंट जो लीकेज करंट होता है वो अर्थ के अंदर जाता है, तो उस अर्थ का रेसिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए, कम होना चाहिए, ताकि लीकेज करंट अर्थ में जाए। तो उस अर्थ का रेसिस्टेंस मेजर करने के लिए हम लोग जिस डिवाइस का यूज करते हैं उसको क्या कहा जाता है, अर्थ टेस्टर कहा जाता है। तो आपको अर्थ टेस्टर का डायग्राम और उसका एक्सप्लेनेशन लगभग सेम होता है, मेगर की तरह थोड़ा सा अंतर होता है, तो इसको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, ये सारा ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार पहले भी पूछा जा चुका है और आपको भी पूछा जा सकता है, इसलिए प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और बहुत आसान डायग्राम है और उसका थ्योरी है, तो एक बार डायग्राम प्रैक्टिस करके थ्योरी अच्छे से आप लिखने का प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो टॉपिक कवर हो जाएगा। एक्सप्लेन द फ्रीक्वेंसी मीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर को कवर करना है। इसमें 3 टाइप का फ्रीक्वेंसी होता है, मीटर होता है, जिसमें वाइब्रेशन टाइप एक होता है जो कि आपको नहीं पढ़ना, एक डायनामो टाइप पढ़ना और दूसरा वेस्टर्न टाइप पढ़ना। तो दोनों का डायग्राम और दोनों का वर्किंग बहुत अच्छे से कवर कर लेना, आसान है ये भी। तो ये आपका 7वां क्वेश्चन। नेक्स्ट हमने लिखा है एक्सप्लेन द सिंक्रोस्कोप। तो जब हम लोग पैरेलल के अंदर 2 अल्टरनेटर को लगाते हैं तो दोनों का हम लोग फेज सीक्वेंस चेक करते हैं, तो उसके लिए जिस डिवाइस का यूज़ किया जाता है उसको हम लोग सिंक्रोस्कोप बोलते हैं। ठीक है, तो सिंक्रोस्कोप का यूज़ हम लोग फेज सीक्वेंस को चेक करने के लिए करते हैं ताकि दोनों का फेज सेम है या नहीं है। अगर फेज का अंतर होगा तो ये डिवाइस आपको बता देगा। इसके इंडिकेटर लगा हुआ होता है, एक तरफ फास्ट लिखा हुआ होता है, दूसरे तरफ स्लो, यानी दूसरा जो जनरेटर आप कनेक्ट करने जा रहे हैं वो अगर पहले की तुलना में फास्ट या स्लो होगा तो ये इंस्ट्रूमेंट बता देगा कि फेज का अंतर है। तो ये सिंक्रोस्कोप का यूज़ हम लोग फेज चेक करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है एक्सप्लेन द पावर फैक्टर मीटर। तो पावर फैक्टर को हम लोग पहले पढ़ चुके थे, यहाँ पर उसका मेजरमेंट करना है। डायनामो टाइप मीटर होता है और सिंगल फेस के लिए भी होता है, 3 फेस के लिए भी होता है, तो पावर फैक्टर मीटर भी पढ़ लीजिएगा। लेकिन अगर इतना ज़्यादा आपको लग रहा है तो CRO आप प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कीजिएगा, मेगर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ब्रिज प्रैक्टिस कर लीजिएगा और उसके बाद ये टॉपिक कवर कीजिएगा। तो आई होप ये सारा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से कवर कीजिएगा। और अगर इतना आपसे हो जाता है, सारा का सारा आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो कुछ टॉपिक और है इस चैप्टर में, उसको भी आप कवर कर लीजिएगा क्योंकि वो भी पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं बोल सकते कि एकदम नहीं आ सकते। जैसे आपका एक इंस्ट्रूमेंट होता है LCR, जिससे हम लोग इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रेसिस्टेंस सारा मेजर करते हैं। तो ये सारा जो LCR है या एम्पलीफायर है, पल्स जनरेटर है, यहाँ पर CRO के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं पल्स जनरेटर, वर्टिकल एम्पलीफायर यूज़ करते हैं। ये सारा आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो थोड़ा सा आपको कम समझ में आएगा, लेकिन अगर टाइम मिलेगा तो आप इसको भी कीजिएगा। लेकिन पहले जितना चैप्टर पहले का पढ़ चुके हैं या इस चैप्टर का जो भी आपको समझ में आ रहा है आसान, उन सारे चैप्टर को आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। ये मेजरमेंट जो सब्जेक्ट है बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इस सारे चैप्टर को समझ के, डायग्राम प्रैक्टिस करके, थ्योरी लिखकर आप अच्छे से कवर कीजिएगा। और अगर कोई दिक्कत होगा तो आप हमसे संपर्क कीजिएगा। जिस टॉपिक में भी आपको ज़्यादा दिक्कत लग रहा है हमको व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं या कमेंट के अंदर कीजिएगा, तो हम उस पर कोशिश करेंगे कि आपके लिए वीडियो बनाएं। 7488349472, ठीक है। और आप हमको हेल्प ये कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है उन सारे बच्चों तक पहुंचाइए, ताकि जितने बच्चों तक ये पहुंचेगा हमारे लिए मोटिवेशन होगा, उतने ज़्यादा बच्चे उसको देखेंगे, सीखेंगे,
तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात होगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड को कॉलेज के ग्रुप्स के अंदर शेयर कीजिए, ताकि सब तक ये टॉपिक्स, ये क्वेश्चंस और ये जो है वीडियो बच्चों तक पहुँचे। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।